डियर स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है कि हम लोग पूर्व के क्लास में पूंजी बाजार पढ़ रहे थे, आज का क्लास उसी से संबंधित है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पूंजी बाजार क्या है, उस पर एक वाइड दृष्टि हम लोगों ने डाला था। आज के क्लास में उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, या कह लीजिए उससे जुड़ी हुई शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी, जिनको पढ़ने से और समझने से हम लोग पूंजी बाजार में जो काम होते हैं उनकी प्रक्रियाओं को समझ लेंगे। तो आज का क्लास पूरा का पूरा फोकस होगा पूंजी बाजार के प्रक्रियाओं पर या शब्दावलियों पर। और पूंजी बाजार में भी जो शेयर बाजार है उसको हम लोग देखते हैं। पूर्व की क्लास में देखा था कि पूंजी बाजार में सेबी भी है और शेयर बाजार भी है। तो शेयर बाजार के बारे में आपको हमने कह दिया था कि जो उसके शेयर बाजार की स्थिति भारत में जहाँ जहाँ है उसके क्या क्या नाम है, कब स्थापित हुआ, ये आपके मटेरियल्स में दिया हुआ है और उससे आप याद करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि शेयर बाजार जो वर्क करता है, जो काम करता है, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं या उनके अंदर कौन कौन से शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें पहला है सूचीकरण या लिस्टिंग। क्या चीज? सूचीकरण या लिस्टिंग। सूचीकरण या लिस्टिंग। यदि किसी कंपनी को व्यापार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिंग, ये एक स्पेशल शब्द है शेयर बाजार के लिए। शेयर बाजार, ठीक है। यदि किसी कंपनी को शेयर बाजार में ट्रेडिंग, व्यापार करना पड़ता है, तो इस कंपनी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है कि वो शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में स्वयं का पंजीकरण करवाए। ठीक है ना, स्वयं का पंजीकरण कराए यानी रजिस्ट्रेशन कराए। और यह जो पंजीकरण है इसी को हम लोग सूचीकरण बोलते हैं, शेयर बाजार। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सूचीकरण बोलेंगे यानी लिस्टिंग बोलेंगे। अब देखिए, इसमें अनिवार्य यह है कि जो प्रधान कार्यालय, जो कंपनी का प्रधान कार्यालय है, हेड ऑफिस है, उस प्रधान कार्यालय के निकट जो सबसे नजदीकी शेयर बाजार है, ठीक है, उस शेयर बाजार में इस कंपनी को सूचीबद्ध करना होगा यानी लिस्टिंग करवाना होगा। और तत्पश्चात, और जब ये हो जाएगा, तब दूसरे बाजार में यानी दूसरे शेयर बाजार में वो सूचीबद्ध कराएगा। ठीक है, तो सूचीकरण या लिस्टिंग जो प्रोसेस है, जो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ एक शब्दावली है या पदावली है या प्रोसेस है, जो कह लीजिए आप, उसमें इतनी बातें आपको पढ़नी है। वो बात क्या है कि कोई भी कंपनी जो लिमिटेड कंपनी बनना चाहती है, लिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं? लिमिटेड कंपनी उसको कहते हैं जो अपना अंश यानी शेयर या ऋण पत्र, जिसको इंग्लिश में डिबेंचर बोलेंगे हम लोग,
उसको बाजार में बेचकर अपना धन उगाती है। तो बाजार में ये जो शेयर या ऋण पत्र बेचेगी, उसका नियम यह है कि प्राथमिक शेयर तो वो यूं ही बेच देगी, लेकिन उसके बाद जो द्वितीयक बाजार में उसका शेयर बिकेगा, तो उसके लिए अनिवार्य है कि उसको किसी शेयर बाजार में अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। तो द्वितीयक पूंजी बाजार, सेकेंडरी जो कैपिटल मार्केट है, उसमें किसी कंपनी के शेयर के खरीद बिक्री की जब अनिवार्यता हो जाती है, तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि यूं ही कोई भी कंपनी या शेयर किसी शेयर बाजार में या दलाल स्ट्रीट में नहीं बिकेगा। उसके लिए उस कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन दलाल स्ट्रीट में या शेयर बाजार में करवाना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो ट्रेडिंग करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है कोई कंपनी शेयर बाजार में, तो अनिवार्य है कि वो शेयर बाजार में स्वयं का पंजीकरण कराए, रजिस्ट्रेशन कराए। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है पहले आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है, क्लासेस चलते हैं या एग्जामिनेशंस देते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन कहीं भी किसी भी संस्था में वो काम नहीं कर सकते। तो यही नियमावली यहाँ भी लागू होता है कि कोई भी कंपनी अगर अपना शेयर द्वितीयक मार्केट यानी शेयर बाजार में बेचना चाहता है, तो उस शेयर बाजार में अपना उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो ये जो पंजीकरण कराएगा, शेयर बाजार के शब्दावली में उसको लिस्टिंग बोलेंगे, सूचीकरण बोलेंगे कि अब कंपनी लिस्ट हो गया है, लिस्ट पे आ गया है। मतलब अब उसके शेयर बाजार में आप जाएंगे तो उस कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि जिस जगह पर हेडक्वार्टर है उस कंपनी का, एक कंपनी है तो उसके बहुत जगहों पे कार्यालय हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधान कार्यालय है या जहां पर ओरिजिनेट कर रहा है कंपनी जहां से, तो उसके सबसे नजदीकी जो शेयर बाजार है, सबसे पहले उसमें उसको सूचीबद्ध करना होगा, लिस्टेड करना होगा, और तब वो जितना शेयर बाजार में चाहे वो लिस्टिंग कर सकता है। तो इससे एक बात ये पता चला हम लोगों को कि कोई भी शेयर एक जगह लिस्टिंग करने से सारे शेयर बाजार में नहीं बिकता है। जिस शेयर बाजार में आप लिस्टिंग किए हैं यानी अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, वहीं सिर्फ वो बिकेगा। और कंपनी को ये अनुमति प्राप्त है कि वो जितने शेयर बाजार में चाहे अपने कंपनी की लिस्टिंग करा सकता है। तो यही 2-3 बातें महत्वपूर्ण थी सूचीकरण या लिस्टिंग के संबंध में। क्लियर? अब देखिए आगे देखते हैं कि साहब दूसरा जो पदावली है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड देखिए, इसमें जो चीजें पढ़नी है कि पहले समझ लीजिए इसको कि शेयर बाजार में बहुत सारी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है और बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है और बहुत सारा जोखिम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े पूंजी वर्ग के लोग हैं या जिनके पास अच्छा पैसा है, तो वो इस तरीके का जोखिम उठा सकते हैं, इस तरह का पूंजी लगा सकते हैं या कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कम आय वाला व्यक्ति है, जिसके रिसोर्सेज बहुत कम हैं, वो शेयर बाजार में पैसा लगा करके धन नहीं कमा सकता है। ज़्यादा संभावना होती है
कि उसका शेयर बाजार में पैसा डूब जाए या वो कंगाल हो जाए। तो भारत के समावेशी विकास हेतु ये अनिवार्य है कि वित्तीय व्यवस्था में जो पूंजी बाजार है उस पूंजी बाजार में भी सबको समान अवसर मिले। वो पूंजी बाजार से जो अधिक आय वाले व्यक्ति लाभ कमा रहे हैं तो कम आय वाले व्यक्ति भी लाभ कमाएं। अगर पूंजी बाजार से कम आय वाले व्यक्ति लाभ नहीं कमाएंगे तो वित्तीय व्यवस्था में समावेशी विकास संभव नहीं हो पाएगा। दूसरे शब्दों में कि निम्न आय वर्ग के लोगों को भी पूंजी बाजार से जोड़कर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का जो प्रयास किया गया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा या जिस पद्धति के द्वारा, उसी पद्धति को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। बात समझ में आई? तो अब लिखने के क्रम में ऐसे लिख सकते हैं आप कि निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को बचत की आदत हेतु, खोलिए ना। अरे अजीब दिमाग, इसको ऊपर ला रहे थे सर। उसको जरूरत नहीं है। उसका जो नॉड है ना वो खुद चल जाएगा। नहीं, बस हो गया। तो हम कह रहे थे कि हेतु म्यूचुअल फंड का स्थापना किया गया। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है एक्चुअली में कि इसमें जोखिम कम होता है। क्या होता है? जोखिम कम होता है। जोखिम कम होगा, एक निश्चित आय की गारंटी होती है, एक निश्चित आय की गारंटी होगी। सबसे पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये स्पेशल बनाया गया और इसने यूटीआई 64 जारी किया। उसके बाद 1984 में बैंकों यानी वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भी अधिकार मिला। ठीक है। और उसके बाद 1992 में
निजी बैंक को भी अधिकार मिला। और अंतिम बात कि आय कर से ये मुक्त होता है, आय कर से मुक्त होता है। तो म्यूचुअल फंड में अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या है साहब। तो ये वास्तव में जो निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले लोग हैं, जो शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा सकते हैं या अपनी पूंजी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जोखिम होता है उनके लिए, उस जोखिम को वो नहीं उठा सकते। और समावेशी विकास के लिए ये अनिवार्य है कि तरलता देश के सभी नागरिकों के पास पहुंचे। जो लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी है उससे सिर्फ उच्च आय वाले वर्ग ही लाभान्वित नहीं हो, बल्कि निम्न आय वर्ग वाले लोग भी लाभान्वित हो। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने म्यूचुअल फंड की प्रणाली को अपनाया, जिसकी विशेषता क्या है कि इसमें कोई भी पूंजी का निवेश करेगा तो जोखिम बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि एक निश्चित लाभ की गारंटी ये देता है। शेयर आप खरीदेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि निश्चित लाभ हो। आज आप 100 रुपये का शेयर 200 में खरीदे तो हो सकता है कि कल वो 50 रुपये का हो जाए, तो आपको 150 रुपये का नुकसान होगा। तो इतना फ्लैक्चुएशंस जो है निम्न और मध्यम आय वाला वर्ग नहीं सह सकता है। और अगर उसकी बचत की आदत नहीं होगी तो फिर उसका विकास नहीं होगा। तो सरकार एक संस्थागत अवसर प्रदान करती है म्यूचुअल फंड के रूप में, और वो कहती है कि इसमें अगर आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जितना इन्वेस्ट किए उस पर एक निश्चित आय की गारंटी ये संस्था देगी आपको। आपका पैसा डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार उसका सदुपयोग करेगी। साथ ही साथ कि इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार की संसद ने बजाबता इसको सांविधिक दर्जा प्राप्त हो गया, यानी कानूनी रूप हो गया। क्या? कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 पास किया गया। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 में सारे प्रोविजंस कर दिए गए और उसी के तहत एक संस्था बनाई गई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और जिसने एक म्यूचुअल फंड जारी किया यूटी 64। क्या चीज? यूटी 64। तो ये यूटी 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड था जो निम्न और मध्यम आय वर्ग वालों के लिए बचत की आदत को प्रोत्साहित करता था। अब ये काफी लोकप्रिय हुआ, इससे लोग लाभान्वित होने लगे। तो एक संस्था के माध्यम से संभव नहीं था कि भारत के संपूर्ण निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को म्यूचुअल फंड उपलब्ध करा दिया जाए। तब ऐसी परिस्थिति में 1984 में अन्य बैंकों, जो सरकारी बैंक थे, वाणिज्यिक बैंक थे, क्षेत्रीय बैंक थे या अन्य वित्तीय संस्थाएं, जैसे आईडीबीआई था संस्था, आईसीआईसीआई था या फाइनेंस कॉरपोरेशन था, ये सब वित्तीय संस्थाएं थी, तो उनको भी म्यूचुअल फंड जारी करने का राइट्स दे दिया गया। यही नहीं, और डिमांड बढ़ा तो 1992 में निजी बैंकों को भी ये अधिकार दे दिया गया कि अपना म्यूचुअल फंड जारी कर सकता है। इस प्रकार से वर्तमान समय में जितने वित्तीय संस्थाएं हैं आप देखिएगा सभी का म्यूचुअल फंड जारी होता है। और ये शेयर से इस रूप में भिन्न होता है कि शेयर में निश्चित लाभ की आशा नहीं कर सकते हैं आप। उसमें आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का ज्ञान अगर होगा तो खरीद बिक्री करके आप लाभ कमा सकते हैं, अन्यथा आपका पैसा जो है डूब भी सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसी बात नहीं है, एक निश्चित आय की गारंटी वो देता है कि पैसा आपका नहीं डूबेगा, उससे अधिक आय हो सकता है, उससे कम आय नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अन्य शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, लाभ होता है, तो आपको आय कर देना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड से यदि आपकी आय बढ़ती है तो वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया हुआ है। कितना भी आपको लाभ हो उस पर इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो निम्न और मध्यम आय वाले लोग होते हैं वो आय करदाता नहीं होते हैं, और अगर थोड़ी बहुत उनको अधिक आय यूटीआई के तरफ से हो गई या म्यूचुअल फंड की तरफ से हो गई तो उनसे अगर कर ले लिया जाएगा तो जो सरकार का उद्देश्य है कि वो विकास कर सके वो नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए जितने भी म्यूचुअल फंड है उससे जो आय होती है उस आय पर आयकर नहीं लगता है। ये शेयर और म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा अंतर है कि शेयर आप खरीदेंगे, लाभान्वित होंगे तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और उससे आपको आय बढ़ती है तो उस पर आपको आयकर नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? उस शेष है, सब अधिभार उसको बोलिए, सरचार्ज। बोलता है टैक्स, सरचार्ज एक प्रकार करिए, तो फिर वो कर गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। वो आपको इसमें नहीं जाएगा, संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा। वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए वो लगाया जाता है, सरचार्ज, अधिभार या शेष, तो वो लेकर करके उसी पर खर्च होता है, वो संचित निधि में नहीं जाता है। उसका बजट में कोई प्रोविजंस, हिसाब किताब नहीं होता है। तो आपको बताया था एक बार। उसके बाद अगला है शेयर का डिमेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन नहीं, डिमैटेजाइशन। ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि इसको अगर नहीं समझेंगे तो फिर बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी। देखिए, पहले जो शेयर की खरीद बिक्री होती थी तो इसमें शेयर बाजार का भौतिक अस्तित्व एकदम अनिवार्य था, ब्रोकर का अस्तित्व अनिवार्य था। यानी आप शेयर बाजार के अंदर जाके शेयर नहीं खरीद सकते थे, बल्कि ब्रोकर के माध्यम से शेयर खरीदते थे, और बाज़ाब्ते तौर पे आपके पास कागज होता था। यानी शेयर खरीदने का मतलब क्या कि एक प्रपत्र, एक डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गया। जैसे पोस्टल ऑर्डर आप खरीदते हैं तो आपने समझा कि हम इतने शेयर के मालिक हो गए, आप घर में रखे हुए हैं। ये भुला भी सकता है, कोई छीन भी सकता है आपसे, और इसमें एक लंबी प्रक्रिया भी लग सकती है। उसके लिए घर से आपको निकलना पड़ेगा, शेयर बाजार या ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, खरीदना है तो धन देना पड़ेगा, बेचना होगा तो वो शेयर देना पड़ेगा जो आप बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, इसमें जोखिम था, भुलाने का जोखिम था, छीनने का जोखिम था, या और तरह का जोखिम था। अब हुआ ये कि जैसे ही सूचना प्रौद्योगिकी में, क्या चीज, टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का यानी आईटी का विकास हुआ, तो इस विकास के परिणाम स्वरूप जो शेयर बाजार इससे जुड़ गया, इस विकास से, समझ गए। और अब क्या हुआ कि घर बैठे शेयर की खरीद बिक्री, शेयर की खरीद बिक्री होने लगी। और इसके लिए अनिवार्य क्या हो गया, तो अनिवार्य हो गया कि दो संस्था है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे NSDL,
और दूसरा है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सॉरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इसको हम लोग बोलेंगे CDSL। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक डीमैट अकाउंट होता है। और यह डीमैट अकाउंट किसी बैंक में होता है। ठीक है। और इस डीमैट अकाउंट का संबंध जो है किससे होगा? तो डिपॉजिटरी से। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी से शेयर की खरीद बिक्री आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? डीमैटेजाइशंस। डीमैटेजाइशंस का मतलब क्या हुआ कि अब आपको शेयर के खरीदने या बेचने के लिए शेयर बाजार जाने की अनिवार्यता खत्म हो गई। अब आप क्या कीजिएगा? तो किसी भी डिपॉजिटरी में, डिपॉजिटरी एक संस्था है, तो भारत में 2 डिपॉजिटरी संस्थाएं हैं। पहला नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और दूसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL। तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और एक किसी भी बैंक में डीमैट अकाउंट ऐसा होता है कि जिस अकाउंट में शेयर बाजार में देने के लिए जो राशि होती है वो इस अकाउंट से प्रदान कर दिया जा सकता है, या आपको जो आय हुई शेयर बिक्री से या अन्य साधन से शेयर बाजार में, तो वो अकाउंट में पैसा चलाएगा। शेयर की खरीद बिक्री के लिए बैंक में जो अकाउंट निर्मित किया जाता है, उस अकाउंट को डीमैट अकाउंट बोलते हैं। आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट उसमें काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में बहुत सारे लोगों को अधिकार हो जाता है पैसा देने का या उससे पैसा लेने का। तो इसलिए एक ऐसा अलग अकाउंट होगा जिसमें सिर्फ शेयर की खरीद बिक्री का ही धन आएगा या जाएगा, ताकि भविष्य में धन जो है वो सुरक्षित रहे। तो ये दोनों काम जो है, जब शेयर का कारोबार करने वाला व्यक्ति कर लेता है, यानी कि किसी डिपॉजिटरी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, दोनों में से किसी एक में, और एक डीमैट अकाउंट बना लेता है, तब वो अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो एक क्लिक के माध्यम से जब खोलेगा, तो जो शेयर बाजार के स्क्रीन पर जो चीजें चल रही हैं वो सब उसके स्क्रीन पे चला आएगा। और वो घर बैठे देख सकता है कि किसका शेयर का क्या मूल्य है और किसका क्या बढ़ा हुआ मूल्य है, किसका घटा हुआ मूल्य है। अगर शेयर की जानकारी उसे है शेयर बाजार की, तो किसी पर भी क्लिक करके उसका कितना भी शेयर खरीद या बिक्री कर सकता है। और जो पैसा कटेगा या आएगा वो सब इसी नेट के माध्यम से उसके डीमैट अकाउंट से हो जाएगा। तो पल भर में वो इसकी व्यवस्था कर सकता है। जबकि पहले क्या था कि उसको ऑफिस घर छोड़ करके शेयर बाजार में जाना पड़ता था, खड़ा रहना पड़ता था। बहुत सारे लोग कमाने के चक्कर में दिन दिन भर खड़े रहते थे। तो अब वो झमेला खत्म हो गया, और ये झमेला जिसने खत्म किया, जिस व्यवस्था ने, उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? डीमैटेजाइजेशन। ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक्स है वो है शेयर का पुनर्क्रय। क्या होता? शेयर का
पुनर्क्रय यानी बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक ऑफ शेयर, इसको समझते हैं हम लोग कि जारी करने वाला कंपनी, जारी करने वाला कंपनी खुद शेयर खरीद ले, खुद शेयर खरीद ले, जो जारी कर रहा है हाँ। तो इसी को हम लोग जो है वो शेयर का पुनर्क्रय कहते हैं। तो ये बहुत टफ नहीं, तो शब्द से भी आप समझ लीजिएगा कि पुनर्क्रय का मतलब क्या हुआ, जिसने बेचा उसी ने खरीद लिया। तो प्राथमिक रूप से किसने बेचा, तो कंपनी ने बेचा। तो कंपनी ही यदि अपना शेयर, बिका हुआ शेयर जिसको उसने बेचा है, अगर वो खरीद लेता है तो इसको बाई बैक बोलते हैं, पुनर्क्रय बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर कोई कंपनी अपना शेयर खुद क्यों खरीदना चाहता है। तो इसके लिए नहीं, सुन लीजिए पूरा, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके लिए 3 कारण उत्तरदायी है। इसके लिए पहला कारण तो ये है कि उसके पास धनाधिक हो गया है, एक्स्ट्रा मनी हो गया है, यानी इतना कमाई उसकी हुई है कि जो उसके उद्योग के या संस्था के संचालन के लिए धन चाहिए उससे अधिक हो गया है। अब उसे धन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में शेयर जारी क्यों करता है वो, तो अधिक धन के लिए। तो चूंकि उसके पास अधिक धन हो गया है, इसलिए अब वो बाजार में शेयर रखना ठीक नहीं समझेगा। तो क्या करेगा, वो पुनर्क्रय कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बाजार में शेयर रहेगा तो उसको लाभ देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, बाजार में शेयर रहेगा तो लाभ देना पड़ेगा उसको। तो इतना पैसा हो गया है कि अब वो लाभ क्यों दे, वो खुद अपने पैसे से कारोबार कर सकता है। तो इस कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस कारण से जो है वो साहब अपना शेयर खुद खरीद लेता है। पहली बात, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि वो शेयर इसलिए खरीदता है कि उसके शेयर का मूल्य बढ़ जाए, साख बढ़ जाए। तो एक नीति के तहत करता है वो कि बाजार में अपना शेयर खरीद लिया तो शेयर की उसकी कमी हो गई। तो क्या होता है कि जब कम मात्रा में शेयर किसी कंपनी का रहता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ गया तो इसका कंपनी का साख बढ़ गया, तो फिर वो दूसरा शेयर जारी भी कर सकता है, क्योंकि इसका साख जब बन जाता है तो साहब वो अधिक बाजार से धन निकालने की कोशिश करेगा। और तीसरा और अंतिम कारण यह है कि कंपनी अपने आप को शेयर बाजार से ही गैर सूचित करना चाहती है। तो जब एक बार सूचीकरण उसका हो गया, तो जब तक उसका शेयर बाजार में है तो अपने आप को गैर सूचित नहीं कर सकती है। मतलब शेयर बाजार से अपना रजिस्ट्रेशन वापस नहीं ले सकती है। और उसका क्या है कि हमको कंपनी को ही बंद करना है, कंपनी को ही समाप्त करना है। तो अगर लिमिटेड कंपनी है तो कैसे आप समाप्त कर लीजिएगा, सबका पैसा दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब कंपनी उसे बंद करनी होती है तो क्या करता है कि सारा शेयर अपना खुद खरीद लेता है ताकि लाभ देना नहीं पड़े। बात समझ में आई, और फिर कंपनी अपना बंद कर देता है। तो पुनर्क्रय का मतलब होता है कि जिस कंपनी ने जारी किया शेयर वो पुनः खरीद ले, और इसके पीछे 3 उत्तरदायी कारक है जो मैंने आपको बताया। क्लियर। अब देखिए साहब कि अगला जो है मार्जिन ट्रेडिंग। क्या चीज, मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग। 5 मिनट। अच्छा,
देखिए मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, सिंपल सिंपल बात समझिए कि फोर्टी % धन देना और शेयर खरीदना, ठीक है ना। और बाकी 60% कौन देगा? तो वित्तीय संस्था देगी। वित्तीय संस्था हमने समझ गए, बैंक। और ये दोनों प्रक्रिया जो होगा शेयर बाजार में, इसी को हम लोग मार्जिन ट्रेडिंग बोलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? तो तरलता हेतु होता है, लिक्विडिटी हेतु होता है। इतना 4 सेंटेंस में आप समझिए कि आखिर मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है। आमतौर पे आपको व्यापार करना है अगर शेयर बाजार में, तो मान लिया 100 रुपया का आप शेयर खरीदते हैं या 1000 का शेयर खरीदते हैं, तो उतना पैसा तत्काल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। लेकिन आपके पास 1000 रुपया है और तो आप 100 रुपये वाला 10 ही शेयर खरीद सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति शेयर बाजार में आ जाती है कि शेयर बाजार में शेयर की बिक्री जो है वो घट जाती है, तो तरलता, लिक्विडिटी ऑफ शेयर घट गई। इसका मतलब शेयर बाजार में कारोबार कम हुआ। तो शेयर बाजार में तरलता को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, अर्थात शेयरों की खरीद बिक्री ज्यादा क्वांटिटी में, उसके लिए एक नया परिकल्पना अमेरिका में उदित हुआ था 1992 में, कि भाई मार्जिन ट्रेडिंग किया जा सकता है। मतलब आपके पास 1000 रुपया है, लेकिन आप उसके बदले में जो है 10,000 रुपया का शेयर खरीद सकते हैं। तो रुपया तो आपके पास 1000 का है, तो बाकी पैसा आप कहां से दीजिएगा? तो वो बैंक दे देती है। कौन दे देती है? बैंक। तो यह हमारे देश में है कि मार्जिन ट्रेडिंग अगर किसी को करना होगा, तो मान लिया जाए 10,000 रुपये का शेयर वो खरीदा, तो 4000 रुपया वो दे देगा और 6000 रुपया कौन देगा? बैंक। इस प्रकार से खरीदने वाले के पास खर्च तो किया 4000 का, लेकिन उसके पास आ कितना गया शेयर? 10,000। अब ऐसी परिस्थिति में इसका उद्देश्य मूलभूत शेयर बाजार में लिक्विडिटी को तेज करना है और कुछ नहीं। जिसने शेयर खरीदा उसको कोई घाटा नहीं, उसको फायदा ही है। और दूसरे दिन अगर उसको बेच देगा तो हो सकता है कुछ पैसा फायदा भी हो जाए, और बाकी जो 6000 रुपया था वो बैंक को वापस कर देगा। घाटा भी तो हो सकता है। लॉस होगा तो सहेगा वो। लेकिन इसीलिए बता रहे हैं कि शेयर बाजार में जो अभ्यस्त व्यक्ति होते हैं वही लगे होते हैं। सामान्य जन को घाटा हो सकता है, जो ब्रोकर है उसको घाटा नहीं होता है, वो हर शेयर के उतार चढ़ाव को जानता है। तो इस तरीके से आज के क्लास में मैंने कुल 5 प्रकार की प्रक्रियाओं को आपको बताया जो शेयर बाजार में संचालित होती है। अगले क्लास में हम पुनः कुछ और प्रक्रियाओं पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।